हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर फरहान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सिफ्टेक सिंप्लीफाइड पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स में रूल नंबर 38A और 38B की। और ये दोनों रूल्स डिस्कस करते हैं डिस्काउंट इन बिडिंग, और अगर आपके पास कोई सिंगल बिड रिसीव हो जाए, सिंगल रेस्पॉन्सिव बिड आ जाए इन केस ऑफ गुड्स वर्क्स और सर्विसेज, तो उस केस में आपने कैसे प्रोसीड करना है। सो बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जहाँ पे हम रूल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उससे जुड़ी तमाम एडिशनल जो डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ केस स्टडीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सिफ्टेक सिंप्लीफाइड को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, टिकटॉक के ऊपर भी फॉलो करें और फेसबुक के ऊपर भी हमें ज्वाइन करें। सो जैसा कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक रूल नंबर 38A और 38B पर मुश्तमिल है, और 38A जो है वो डिस्कस करता है बिड डिस्काउंट की, वाइल 38B जो है वो बात करता है सिंगल रेस्पॉन्सिव बिड इन केस ऑफ गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज की। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बात हो रही है कॉमन सिचुएशंस की इन प्रोक्योरमेंट में, जो कि अगर इन केस आप सिर्फ एक बिड आपको रिसीव हो, और विच इज मोस्ट ऑफ द केसेस होता भी है, तो ऐसे केस में पेपरा क्या कहता है और आपने किस तरह आगे प्रोसीड करना है, ओवरऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए आखिर तक, ताकि आपकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इन रूल्स के बारे में। 38A जो है उस पर एक क्लैरिफिकेशन दी जा रही है। 38A बेसिकली ये ओमिट हो गया है रिसेंटली इन 2021 में। इसका टाइटल अभी तक मौजूद है बिड डिस्काउंट का, लेकिन बिड डिस्काउंट को पेपरा ने बैन कर दिया है। इट्स नो लॉन्गर एप्लीकेबल, and this rule was omitted by SRO number 8341 of 2021 on 28th June 2021 को। सो 2021 जून में ये रूल ओमिट कर दिया गया है, बट स्टिल इट इज देयर इन द रूल्स। और उसके आगे सिंपल यही लिखा है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल या ओमिटेड फ्रॉम पेपरा रूल्स। You can see the exact text of the rule from the PEPRA Rules 2004 document with the 3 stars, and you can see at the end 3 stars explanation in footnote. It was omitted by SRO number 8341. So further हम बात करेंगे 38B की। यहाँ पे सिर्फ 38B को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ आपको बताने का मकसद था, क्योंकि कंटिन्यूटी हमारी चल रही है ताकि वो ब्रेक ना हो। जस्ट फॉर सेक ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हमने 38A को स्लाइडली डिस्कस किया है। वीडियो जो है वो 38B के बारे में मुकम्मल एक्सप्लेनेशन देगी। इन केस अगर आपके पास आपने बिडिंग प्रोसीजर मुकम्मल तौर पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग एडवर्टीजमेंट से लेकर एंड तक की है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक बिड रिसीव हुई है किसी केस में भी, वर्क्स के केस में, गुड्स के केस में या कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह के केस में, सो उस केस में आप कैसे प्रोसीड करेंगे? कैन यू अवॉर्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड, और यू विल गो फॉर रीटेंडरिंग? सो 38B में हम इस चीज को आज एक्सप्लेन करेंगे। सो यस, पेपरा सेज कि ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो सकता है अगर आपको सिंगल रिस्पॉन्सिव बिड दी है और वो बिड तमाम टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर पूरी उतरती है, और उसकी जो प्राइस है वो भी आपकी विद इन बजट है और आपकी एस्टिमेटेड बजट कॉस्ट से ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं है, और लाइक उसके नजदीक नजदीक है। सो इफ ओनली वन बिड इज रिसीव्ड, यस, विद द कंडीशंस, और वो कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, वी कैन अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू द सिंगल बिडर। सो इसकी मुकम्मल एक मेथडोलॉजी पेपरा ने एक्सप्लेन की है। 2 सब क्लॉजेज हैं 38B की। सो सब क्लास नंबर 1 says that procuring agency shall consider single bid in goods, works and services if it A meets the evaluation criteria
ensures compliance of specifications and other terms and conditions expressed in advertisement or bid solicitation documents. So single bid yes can be accepted और consider हो सकती है तीनों केसेस में, गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज में, अगर वो बिड एवेल्युएशन क्राइटेरिया को मीट कर रही है, उसके ऊपर पूरा उतरती है और उस पर फेल नहीं होती, और दूसरा कंप्लायंस रखती है आपके जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं जो आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिए हैं, उन स्पेसिफिकेशंस के साथ भी वो ऑफर या वो मॉडल जो भी ऑफर हो रहा है वो कंप्लायंस रखता है। और तीसरी बात है कि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की हैं एलिजिबिलिटी के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, जो पीईसी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, या जो भी इसके अलावा भी अगर कोई आपने टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं सो एडवर्टाइजमेंट के अंदर, सो उनके ऊपर वो बिड पूरा उतरती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि सोलिसिटेशन डॉक्यूमेंट्स जो आपने इशू किए थे स्टार्ट में, उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक भी ये बिड उसके ऊपर भी पूरा उतर रही है। बी में कहता है इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। सो पेपरा ऑर्डिनेंस की किसी भी प्रोविजन के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट ना हो वो बिड। और तीसरा कंफर्म टू द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपने प्रोवाइड की है उनके साथ भी वो बिड एग्री करे और उनको भी फॉलो करे। और लास्ट है हैज फाइनेंशियल कंफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेट रीजनेबिलिटी। सो फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा हायर साइड के ऊपर ना हो, रीजनेबल रेट हो। अब रीजनेबल रेट प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर है कि वो उसकी रीजनेबिलिटी को किस हद तक एक्सेप्ट करती है। और बाज औकात प्रोविंसेस के केस में तो वहां पे उन्होंने लाइक 10 to 15% मुख्तलिफ वेरी कर रहा है प्रोविंसेस में, उन्होंने वो रिजनेबिलिटी भी एक्सप्लेन की हुई है कि 10% से ऊपर ना हो और कुछ केसेस में 15% से ऊपर ना हो। सो प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट अनसोलिसिटेड on unsolicited proposal in case of pre-qualification proceedings, single bid shall not be entertained. सो जो नॉर्मल बिड है विदाउट प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, उस केस में आप सिंगल बिड एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने प्री क्वालिफिकेशन की एप्लीकेशंस मांगी हैं और उस केस में आपको सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन आई है प्री क्वालिफिकेशन के लिए, सो उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। और ये प्री क्वालिफिकेशन नॉर्मल प्री क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, अनसोलिसाइटेड प्रपोजल के अंदर जो प्री क्वालिफिकेशन होती है उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे तो पेपरा ने क्लियरली आपको याद होगा अलाउ किया था कि आई थिंक इट वाज इन रूल नंबर 37 के अनसोलिसाइटेड प्रपोजल में जो इनिशिएटर होता है उसको एज हासिल होता है पेपरा के रूल्स के मुताबिक। और ड्यूरिंग प्री क्वालिफिकेशन अगर और कोई भी बिड ना हो तो इनिशिएटर ही प्री क्वालिफाइड तस्वर होता है और इनिशिएटर ऑफ कोर्स सिंगल होगा। सो उस केसेस में सिर्फ सिंगल प्री क्यू अलाउड है। बट अदर देन दैट अनसोलिसिटेड प्रपोजल के केस के अलावा जितने भी प्रोक्योरमेंट्स हैं उसमें आप प्री क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स को सिंगल बिड के ऊपर फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। जबकि जो नॉर्मल बिडिंग है, अगर सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप है या सिंगल स्टेज टू इन्वेलप है, जो भी है प्री क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में आप सिंगल बिड को एक्सेप्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। वो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया भी पूरा उतरती हो, किसी भी पेपरा के ऑर्डिनेंस के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को भी कंफर्म करे, और फाइनेंशियली भी वो रीजनेबल हो, और आपका जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है उसके ऊपर जब में आप उसको एवेल्युएट करें तो वो पास हो जाए। सो ऐसे केस में आप सिंगल बिड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नंबर 2 क्लॉज में पेपरा कहता है द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल मेक अ डिसीजन विद ड्यू डिलिजेंस एंड इन कंप्लायंस विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट लाइक द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड वैल्यू फॉर मनी। सो आपने ड्यू डिलिजेंस जरूर अप्लाई करनी है, लाइक आपने उसका रेट एनालिसिस वगैरह चेक करना है, आपने मतलब मुकम्मल अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज उसके ऊपर लगानी है, उसके ऊपर अपनी तसल्ली करनी है कि ये रेट जो ऑफर हुए हैं ये मार्केट के हिसाब से ठीक है, आपका जो एमआरएस रेट है उससे काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है, वेरी वेरी नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा हायर साइड पे नहीं है या ड्रास्टिकली ऊपर नहीं गए। सो ऐसी आपने ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये है कि आपने मुकम्मल तौर पे उस चीज के ऊपर तसल्ली करनी है, और उसके बाद आपने प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट जो हमने रूल 4 में पढ़े थे
ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड वैल्यू फॉर मनी, उसको आपने इंश्योर करना है कि ये जो बिड है उस उन प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट को इन कंप्लायंस है उनके साथ। सो ये ओवरऑल पेपरा ने इन दो रूल्स को एक्सप्लेन किया है। सो कोर प्रिंसिपल जो यहाँ पे पेपरा ने अपनाया है वो है कि सिंगल बिड, यस इट इज एक्सेप्टेड बट विद दीज कंडीशंस, कंप्लायंस करे आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपके एवोल्यूशन क्राइटेरिया के साथ, आपकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ, फेयरनेस का प्रिंसिपल उसमें इंश्योर हो और वैल्यू फॉर मनी अल्टीमेटली आपको रिसीव हो सके। कंडीशंस में पेपरा ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं और इन कंडीशंस के साथ आप इस सिंगल बिड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कंडीशन 1 में पेपरा ने बात की है मीट्स एवोल्यूशन क्राइटेरिया एज डिफाइंड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। जो आपने एवोल्यूशन क्राइटेरिया स्टार्ट में दिया था वो उसको मीट का मतलब यही है कि उसको पास कर जाए। आपने जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं फॉर एग्जांपल इस बिडिंग प्रोसेस के लिए, फॉर एग्जांपल आपने 75% के ऊपर कहा है कि बिडर शुड एटलीस्ट लाइक सिक्योर 75% मार्क्स। सो यस, उस क्राइटेरिया के मुताबिक जब आप उसको एवेल्युएट करें तो वो मिनिमम वैल्यू वेटेज जो है वो क्रॉस कर पाए, 75% आपने रखी है तो उसको क्रॉस करे, तो इसका मतलब ये है कि वो एवोल्यूशन क्राइटेरिया को बीट कर गई। दूसरा, कंप्लायंस विद लॉ, जो आपके लॉ ऑफ द लैंड है या पेपरा के जो ऑर्डिनेंस में जितनी भी क्लॉजेस हैं उनको भी वो फॉलो करे, उनको कंप्लायंस में हो, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट में ना आ रही हो, और फुल्ली कंप्लायंट विद दी रूल्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन पेपर ने लगाई है कि टेक्निकल कंप्लायंस, आपने जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में दिए थे उनको वो मीट करे और कंफर्मिटी हो टू द रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ, किसी मॉडल वगैरह के हवाले से, किसी स्पेसिफिकेशन के हवाले से, उन सबको वो फुलफिल करे। कंडीशन 4 में है फाइनेंशियल रीजनेबिलिटी, उसकी जो ऑफर्ड प्राइस है फाइनेंशियल वो भी रीजनेबल हो और वो ड्रास्टिकली इंक्रीज ना हो आपके बजट से या आपकी बिड अमाउंट से। रेट शुड बी जस्टिफाइड और मार्केट बेस्ड हो और आपने एनालिसिस करके उसकी ड्यू डिलिजेंस भी करनी है। इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जो आपके ऊपर पेपर ने लगाई है वो है सिंगल बिड्स आर नॉट अलाउड इन प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेसेस एक्सेप्ट इन केस ऑफ अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स। जो यूजुअल प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं बिडिंग के लिए, उनके लिए सिंगल बिड एक्सेप्टेबल नहीं होती। अगर आपने प्री क्वालिफिकेशन का एड दिया है और उसके अगेंस्ट आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन रिसीव हुई है फॉर प्री क्वालिफिकेशन, सो यू विल रिजेक्ट दैट एंड यू विल गो फॉर री बिडिंग और री एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन नोटिस। लेकिन इन केस ऑफ अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, जो हमने पहले पढ़ी है कि किसी किस्म का कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड या एडवांस कोई भी आइडिया वगैरह कोई पर्सन दे या कोई कंपनी दे या प्राइवेट सेक्टर से आए, उसको अनसॉलिसिटेड प्रपोजल कहते हैं, कि जो एम्प्लॉयर ने खुद से एड के थ्रू मांगा नहीं है बल्कि किसी ने खुद ही इनिशिएट करके आपको दिया है। सो इन दैट केस अल्टीमेटली आपने जब एक कमेटी बना के एक्सपर्ट से उसको एवेल्युएट करना है और वो वायबल हो प्रपोजल, तो फिर आपने उसको बिडिंग में ले जाना है और उसके ऊपर प्री क्वालिफिकेशन कॉल करनी है। सो इन दैट केस आप कर सकते हैं सिंगल के साथ, बट नन अदर देन दैट, उसके अलावा नहीं कर सकते। अब डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह होगी, आपने डिसीजन लेने से पहले जब आपको सिंगल बिड आई है आपने वो सारी चीजें करनी है जो पीछे हमने 4 कंडीशंस पढ़ी, और फाइनली डिसीजन से पहले आपने ड्यू डिलिजेंस करनी है हर चीज के ऊपर, उसकी जो भी एलिजिबिलिटी है, उसके डॉक्यूमेंट्स की, उसकी पर्सनल्स की। क्योंकि दूसरे केस में जहाँ पे आपको एक से ज्यादा बिड्स रिसीव होती हैं वहां पे आपके आपके पास थोड़ा मार्जिन होता है, क्योंकि अगर फर्स्ट लोएस्ट किसी वजह से भी आउट हो गया, सो यू विल गो टू द सेकंड लोएस्ट और फिर थर्ड लोएस्ट, आपके पास मजीद गुंजाइश होती है। बट हेयर ड्यू डिलिजेंस का पेपर ने इसलिए कहा है कि आगे फर्दर आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है एंड यू हैव टू गो विद दिस ओनली सिंगल बिड। सो इन दिस केस यू विल मेक श्योर कि उसके रेट्स भी ठीक हैं, रिजनेबल हैं, और बाकी भी हमने जितनी भी टर्म्स अभी तक पढ़ ली हैं उसको भी वो पूरा कर रही हो। बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, इंश्योर वैल्यू फॉर मनी, ये तीनों चीजें आपने ख्याल करनी है कि
इकोनॉमी भी अचीव होती हो इस बिड से, इकोनॉमिकल हो, काफी ज्यादा हार्ड साइड पे ना हो, अपर साइड पे ना हो, एफिशिएंट भी हो, और वैल्यू फॉर मनी भी अचीव होती हो इससे। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट है, और इसमें हमें एक सिंगल बिड रिसीव हुई है। आपने प्रॉपर तरीके से ऐड भी दिया, और उस ऐड का आपने रिस्पॉन्स टाइम भी दिया। अगर आप ऐड ऐड प्रॉपर का मतलब है कि पेपरा वेबसाइट पे भी आपने डाला, और अगर उसकी 3 मिलियन से ज्यादा सीलिंग थी तो आपने 2 नेशनल डेलीज में भी डाला, इंग्लिश उर्दू में, और मे बी आपने वेबसाइट पे भी पोस्ट किया हो। सो मसला मकसद ये है कि वाइडली आपने पब्लिश कर दिया। अब इट्स नॉट योर फॉल्ट कि आपको एक बिड आई है या 6 बिड आई है या जितनी भी बिड्स आई हैं। आपका काम यह था कि आपने उसकी वाइड पब्लिकेशन करनी है, जो कि आपने कर दी थी। सो इन दैट केस ओनली वन बिड अगर रिसीव हुई है, और यू विल चेक दैट इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया, जो आपने क्राइटेरिया दिया है उसको ये पास कर गई है, टेक्निकली भी साउंड है, स्पेसिफिकेशंस भी ठीक हैं, स्केड्यूल भी ठीक है डिलीवरी वगैरह का, और प्राइसेस भी काफी ज्यादा ऊपर नहीं है, रीजनेबल हैं, सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉर्डेड इन दिस केस। बेशक एक बिड भी हो वर्क्स के केस में। गुड्स के केस में फॉर एग्जांपल कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आपने परचेज करना था हॉस्पिटल के लिए, और उसमें आपने बाकायदा ऐड भी दिया, आपने सारी बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी की पेपर रूल्स के मुताबिक, बट आपको ओनली वन सप्लायर जो है उसने बिड सबमिट की है। अब उसमें आप उसकी ओईएम बेस्ड सप्लाई वगैरह चेक करेंगे कि आपको इंस्टॉलेशन के बाद जो ऑपरेशंस और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वगैरह की जितनी भी जरूरियात होती हैं उस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उसकी वारंटी गारंटी के लिए, वो सारी भी फुलफिल कर रहा है ये सप्लायर, और टेक्निकली भी कंप्लाइंट है विद योर स्पेसिफिकेशंस जो आपने दी थी। सो इन दैट केस सिंगल बिड इज आल्सो जस्टिफाइड, और आप उसमें अवार्ड में जा सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो इस केस में अक्सर लोग कर रहे होते हैं, एक्सेप्टिंग सिंगल बिड विदाउट एनालिसिस। आप विदाउट एनी एनालिसिस या ड्यू डिलिजेंस सिंगल बिड को एक्सेप्ट करते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि ये इसमें ये मसले रह गए, और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट्स डिले और ऑडिट पैरास वगैरह को आपको सामना करना पड़ता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है, और इन सिंगल बेड में तो आपने खामखा इंश्योर करना है रेट एनालिसिस वगैरह, और उसकी कॉस्ट वगैरह को चेक करना। इग्नोरिंग मार्केट रेट कंपैरिजन, ये भी आपने इंश्योर करना है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन या लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग बार बार रिपीट करते हैं। कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एजेंसीज के लिए: कंडक्ट मार्केट सर्वे। जब भी आपको कोई सिंगल बिड रिसीव हो तो उसको उसके अंदर जितने भी रेट्स हैं उनका एक मार्केट सर्वे कीजिए, दो तीन 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 कंपनी से या मार्केट्स से या शॉप से आपने उसके रेट्स लेने हैं, उन इक्विपमेंट्स के या उन मटेरियल्स के। जस्टिफाई रेट रीजनेबिलिटी, जो उन्होंने रेट ऑफर किया है उसको आप इस मार्केट सर्वे से दी गई कोटेशंस के साथ जस्टिफाई करेंगे, और डॉक्यूमेंट डिसीजंस क्लियरली। आपने जो भी डिसीजन लेने हैं उसको एक तो अप्रूव करवाइए अपनी हायर मैनेजमेंट से, सिर्फ अपने तय उन डिसीजंस को ना लें, और उसके अलावा उसकी अप्रूवल के लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें, क्योंकि ये भी एक बेसिक पैरामीटर है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट का, और पेपर कहता है कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट को फॉलो करना है। बीइंग कॉन्ट्रैक्टर आपको चाहिए कि कंप्लीट बिड सबमिट करें, क्योंकि अगर आप सोल बिडर हैं और उसमें अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट की लैगिंग है, सो योर बिड माइट बी रिजेक्टेड। इसलिए कोशिश करें कि आपकी बिड कंप्लीट हो, जस्टिफाइड हो, और उसके रेट्स भी रीजनेबल होने चाहिए। इंश्योर टेक्निकल कंप्लायंस, जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में दिए थे या एवल्यूएशन क्राइटेरिया मेंशन किया था उसकी कंप्लायंस करना जरूरी है। और रीजनेबल प्राइसेस ऑफर करें, अवॉइड ओवर प्राइसिंग रिस्क। ओवर प्राइसिंग में खामखा ना जाए, क्योंकि अगर आपने सिंगल बिडर है और उन्होंने मार्केट एनालिसिस किया है तो उस केस में दे माइट रिजेक्ट योर बिड अगर आप बहुत ज्यादा ओवर साइड में हैं। So let's have a look at some audit and risks portion. ऑडिट कंप्लायंस में जो ऑडिट पर्सपेक्टिव है उसमें व्हाई ओनली वन बिडर। ऑडिटर अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बिडर क्यों था,
या एक बिड को आपने क्यों ऑफर किया। सो पीछे जो हमने एक्सप्लेनेशन दी हैं उन्हीं से ही आपको इसका जवाब मिलेगा कि वाई ओनली वन बिडर। सो उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना आपके लिए बहुत जरूरी है। वाज कंपटीशन एडुकेट। सो इसमें आप कह सकते हैं कि हमने वाइडली इसको पब्लिश किया था, न्यूज़पेपर पे भी किया था, पेपर वेबसाइट पे भी किया था और अपनी वेबसाइट पे भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक बिट रिसीव हुई है। सो यस, हमारी तरफ से कोई इसकी मिस्टेक नहीं है। इज द प्राइस रीजनेबल, ये चीज जो आपसे पूछेंगे तो आपने उसके अगेंस्ट जो आपने मार्केट सर्वे किया था या ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस अप्लाई किया था उसको आपने रेफर करना होगा विद विद दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो आपने सर्वे के दौरान दी थी कोटेशंस। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो फाइल जो है ना वो आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। रिस्क क्या हैं इस सिंगल बिड के केस में और चैलेंजेस क्या हैं। ओवर प्राइसिंग का रिस्क है ऑलवेज, क्योंकि एक ही बिड है। सो ऑलवेज गो फॉर मार्केट रेट एनालिसिस और उसके बाद आप डिसीजन लें। लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन इसमें इंश्योर नहीं हुआ, इसलिए ये भी एक रिस्क है। और ऑडिट ऑब्जेक्शंस आ सकती हैं कल को। और परसेप्शन ऑफ फेवरेटिज्म, इसमें भी ऑडिटर्स वगैरह आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने सिर्फ एक बिड को लेके उसको फेवर किया है। सो हाउ टू मिटिगेट दीज रिस्क, इनको आप मिटिगेट कैसे करेंगे। मार्केट प्राइस एनालिसिस आपको पास होना चाहिए कंप्लीटली और फाइल में लगा होना चाहिए ओरिजिनल कोटेशंस के साथ। ऑलवेज उसको जाएं और उसको पुट करें अपनी फाइल में। और उसके ऊपर आपने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लेनी है और कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपने अपनी कमेटी से भी साइन करवा के फाइल में लगा देनी है। सो उसके बाद री एडवर्टाइजमेंट करें। अगर आप बहुत ज्यादा समझते हैं कि इसमें रिस्क है या हायर साइड पे है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर री एडवर्टाइजमेंट। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन रखें अपनी, हर चीज की मिनटेड वगैरह और हर चीज की कॉपी साइट के अंदर लगाना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, इस प्रोसेस को जितना कितना आप ट्रांसपेरेंट रखें उतना बेहतर है। जो भी मार्केट एनालिसिस करें उसको भी इन राइटिंग किया करें। और क्विकली इसका रिकैप कर लेते हैं। यस, सिंगल बिड इज अलाउड बट विद द कंडीशंस मस्ट मीट द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो आपने दिया था। नॉट अलाउड इन केस ऑफ प्री क्वालिफिकेशन, उसके केस में अलाउड नहीं है, बट ओनली अनसोलिसिटेड प्रपोजल्स के केस में अलाउड है। और डिसीजन मस्ट इंश्योर वैल्यू फॉर मनी, ओवरऑल जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं सो इट शुड इंश्योर द वैल्यू फॉर मनी फॉर दैट प्रोक्योरमेंट। की टेकअवेज फ्रॉम टुडेज लेक्चर आर सिंगल बिड इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है, आप अवॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो इन कंडीशंस को पूरा करे, प्राइस रीजनेबल हो। और ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है जो ऑडिटर भी देखते हैं और आपके बजट के साथ भी कंफर्म करे। और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी इसेंशियल है इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट। So single bid does not mean weak procurement. It's supported by, if supported by strong justification and transparency. इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आपने कोई फेवरेटिज्म की है या किसी को सपोर्ट किया है या आपकी प्रोक्योरमेंट वीक है। बट अगर आपकी जस्टिफिकेशन स्ट्रांग है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी मुकम्मल है और प्रोसेस आपने ट्रांसपेरेंट और इन राइटिंग तरीके से में किया है, सो देयर इज नो इशू विद दिस, विद गोइंग विद दिस सिंगल बिड। सो दैट्स ऑल। ये आज की वीडियो में हम रूल नंबर 38 ए और बी को डिस्कस कर रहे थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर परफॉर्मेंस गारंटी की बात करेंगे जो कि डिस्कस हुआ है अंडर रूल 39। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट इशू कर देना है तो आपने उससे पहले उससे परफॉर्मेंस गारंटी लेनी है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। ये हमारे लिंक्स हैं जिसमें आप हमें यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमें फेसबुक के ऊपर भी ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें और व्हाट्सएप के ऊपर भी ज्वाइन करें। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।